गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस आज से हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका MPCHO का सिलेबस दिया गया है वो, और साथ ही साथ जो MP व्यापम के लिए स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है दिसंबर में। तो ऑल ओवर सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ जीके के लिए मेरा सेकंड चैनल है जीके विद कीर्ति, आप चाहें तो उस चैनल को भी प्रेफर कर सकते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको जीके भी आने वाला है एग्जाम्स में। तो गाइज यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैटरनल हेल्थ और गायनेकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो भी सिलेबस है आपका, सबसे पहले 6 दिसंबर को CHO का पेपर होने वाला है MP में, देन PGI का पेपर भी है, और साथ ही साथ CRPF का पेपर है दिसंबर में, व्यापम स्टाफ नर्स का पेपर है। बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इट इज नोन एज। ऑप्शन है APH, IUD, IPH और PPH। दैट मीन्स कि ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक्ट से और वेजाइना से कब? 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन बेबी के बर्थ के पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रायूट्राइन डेथ, इंट्रापार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज। तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है बेबी की डिलीवरी के पहले, दैट मीन्स कि बेबी के बर्थ के पहले है जो ब्लीडिंग हो रही है, 28 वीक की प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज में ही इसी तरीके की ब्लीडिंग होती है, और एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन कब स्टार्ट हो सकती है? 24+ वीक के बाद, मतलब कि 24 वीक के बाद कभी भी ये कंडीशन हो सकती है, बट बेबी के बर्थ के पहले। यदि बेबी के बर्थ के बाद जो ब्लीडिंग होगी तो वो किस में कंसीडर की जाएगी? पोस्टपार्टम हेमरेज में। बट बिफोर बेबीज के बर्थ के, और साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी का जेस्टेशनल पीरियड चल रहा है उसी में हो रही है, 24 वीक के बाद हो या 28 वीक के बाद हो, तो वो किस में कंसीडर की जाएगी? एंटीपार्टम हेमरेज में। और इसके कॉज भी कभी कभी एग्जाम में आ सकते हैं कि क्या कारण है एंटीपार्टम हेमरेज का। तो प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रप्शन, ये दो मोस्ट कॉमन कॉज हैं जिसके कारण एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है। और यदि पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन का मेन कारण पूछा जाता है तो वो होगा अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन मसल्स है उनका, जो उनकी टोन है मसल्स की उसमें क्या होना? प्रॉब्लम्स होना। तो APH का मेन कारण क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रप्शन। और PPH का पूछा जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, तो वो क्या होगा? वो एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। सही होगा गाइस, आपको एक क्वेश्चन है जो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। तो एक जो कनेक्शन होगा अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में फीटल लाइफ में, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है डक्टस वीनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी। तो जो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में कनेक्शन होगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फीटल लाइफ में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डक्टस वीनोसिस। और जो आर्टरी और पल्मोनरी अओर्टा के बीच में कनेक्शन होगा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डक्टस आर्टरियोसिस। और डक्टस वीनोसिस में क्या होता है? जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वही प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शंस इज गिवन टू इम्प्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में टोटल 4 स्टेज होती हैं लेबर की, आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि लेबर में टोटल कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज होती हैं। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो इंजेक्शन दिया जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यदि कम आ रहे हैं तो उनको और ज़्यादा लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन है डाइजेपाम, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन और डी, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है वो है ऑक्सीटोसिन। IV रूट के थ्रू क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है।
यदि कम कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, उनकी इंटेंसिटी है जो, फ्रिक्वेंसी है जो, उसमें चेंजेस लाए जा सके, इसीलिए ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज, तो आपसे एग्जाम में यूट्रस का वेट भी पूछा जा सकता है। प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट आपको पता होना चाहिए और उसकी पोजीशन क्या होगी। तो नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस क्या है? ऑप्शन है एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन, डॉर्सीवर्जन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन, एंटीवर्जन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन होती है जो यूट्रस की, वो कितनी होती है? एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन है जो प्लेस में यूट्रस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A 31-year-old multipara is admitted to the birthing room after initial examination reveal her cervix to be at 8 centimeter dilate, completely effaced 100%, and at 0 station. What phase of labor is C? लेबर में भी एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज, लेटेंट फेज होती है जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की कंडीशन होती है, फर्स्ट स्टेज में स्पेशली। तो एक 31-year-old की मल्टीपैरा है, मतलब कि वो एक से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, बर्थ दे चुकी है बच्चों को। तो उसके लिए बर्थिंग रूम और लेबर रूम में एडमिट किया गया है। इनिशियल एग्जामिनेशन में चेक किया गया कि उसकी सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेट है, कम्प्लीटली 100% डिफास्ड है। तो कौन सी फेज में है वो? ऑप्शन है एक्टिव फेज, लेटेंट फेज, ट्रांजिशनल फेज और डी एक्सपल्सिव फेज। तो यहाँ पर जो फेज पूछा गया है कि लेबर की कौन सी फेज में है, तो वो है ट्रांजिशनल फेज में। ट्रांजिशनल फेज में ही सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेट हो पाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। इनमें से क्या है जो एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट रहेगा जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड जो क्लियर कलर का होता है तो वो ग्रीनिश कलर का देखने को मिलेगा? ऑप्शन है लेन्यूगो, मेकोनियम, वर्निक्स या फिर हाइड्रोमियोस। तो एमनियोटिक फ्लूइड में ऐसी कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी जिसके कारण उसका कलर ग्रीनिश डिस्कलरेशन होगा? और एमनियोटिक फ्लूइड यदि ग्रीनिश डिस्कलरेशन है मतलब कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हो रही है बेबी के लिए, तो जब मेकोनियम प्रेजेंट होगा, जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है मेकोनियम है जो, यदि वो एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा देखने को मिलता है? ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, मेकोनियम। नेक्स्ट इज सेवरल मिनट आफ्टर अ वेजाइनल डिलीवरी nursing assessment reveals gush of blood from the client's vagina, umbilical cord lengthening and a globular shaped uterus. Nurse should suspect which of the condition? तो वेजाइनल डिलीवरी के कुछ मिनट के बाद नर्सिंग असेसमेंट किया जा रहा है, नर्स असेस कर रही है, तो क्या देखने को मिल रहा है उसको? गश ऑफ ब्लड फ्रॉम द क्लाइंट्स वेजाइना, अम्बिलिकल कॉर्ड में लेंथनिंग देखने को मिल रही है और यूट्रस का शेप कैसा हो रहा है? ग्लोबुलर हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन है जो उसको फाइंड आउट करेगी, वो सस्पेक्ट होगा, उसको पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन है? ऑप्शन है पोस्टपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटल सेपरेशन, यूट्राइन इन्वोल्यूशन और डी सर्वाइकल लैस्ट्रेशन। तो कुछ मिनट के बाद वेजाइनल डिलीवरी में यदि इस तरीके के साइंस देखने को मिलते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग है जो फर्स्ट साइन है प्लेसेंटल सेपरेशन का, देन जो यूट्रस का शेप है वो ग्लोबुलर शेप में देखने को मिलेगा और जो वेजाइना है वहाँ पर बहुत सारा ब्लड है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सभी साइन किसकी तरफ इशारा करते हैं? प्लेसेंटा सेपरेशन की तरफ, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेशन में ही यही सभी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यदि प्रीमी पैरा है, फर्स्ट जो डिलीवरी होने वाली है किसी लेडी की, तो उसके लिए आपसे टाइम पूछा जा सकता है कि आफ्टर कितने मिनट के बाद है जो प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट हो जाना चाहिए। यदि प्रीमी है तो प्रीमी में 30 मिनट और यदि मल्टी पैरा है तो उसमें 15 मिनट, 15 मिनट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैज अ बैक्टीरियल ओरिजिन। तो इनमें से कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण हो सकती है? ऑप्शन है सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस और डी स्कैबीज। तो कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है? तो वो है सिफिलिस। सिफिलिस है जो किसके द्वारा होती है?
ट्रिपनोमा पैलिडियम। हेपेटाइटिस बी तो हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस किसके थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है? जो पैरासाइट है ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, उस पैरासाइट के थ्रू स्केबीज किसके थ्रू होती है? ईच माइट के द्वारा। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है वो क्या है? सिफिलिस। नेक्स्ट इज अ लोकलाइज्ड एडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन द फीटल स्कैल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नोन एज। तो फीटल स्कैल्प पर थोड़ा सा जो स्वेलिंग देखने को मिलेगी और फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलेगा लेबर के टाइम पर, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन है मोल्डिंग, कैपेट सक्सीडेनम, क्राउनिंग और सेफेलोहेमेटोमा। तो यहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन कहा है और लोकलाइज्ड एडिमा है, तो ये दोनों जो साइन है किसके लिए हैं? कैपेट सक्सीडेनम के लिए, जो कि नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकते हैं बेबीज को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन एनटीडी। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन में मदर के ब्लड में कौन सा बायोकेमिकल मार्कर है जो डिटेक्ट होगा? ऑप्शन है अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एल्कलाइन फॉस्फेट और डी है यहाँ पर अमीनो एसिड। तो जो बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्ट होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन है यदि बेबी को, तो मदर के ब्लड में वो डिटेक्ट होगा तो वो क्या होगा? अल्फा फीटोप्रोटीन। इसके भी दो रीज़न हो सकते हैं। यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल है जो मदर के ब्लड में हाई इंडिकेट होगा, हाई प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन हो सकती है बेबी को। और यदि जो बायोकेमिकल मार्कर है अल्फा फीटोप्रोटीन AFP, इसका लेवल यदि कम होगा, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन बेबी को हो सकती है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल हाई हो तो कौन सी कंडीशन होगी? तब होगी एनटीडी, और यदि लो होगा तो क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट इन सेफेलिक प्रेजेंटेशन इज। तो कौन सा कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट है सेफेलिक प्रेजेंटेशन में? ऑप्शन है फूट, बर्टेक्स, बटक्स और फेस। तो यदि प्रेजेंटेशन पूछा जाता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो कॉमन प्रेजेंटेशन है तो वो सेफेलिक होगा, और प्रेजेंटिंग पार्ट पूछा जाता है तो वो क्या होगा? बर्टेक्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, बर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर मीन्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाता है? ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन फेज, प्लेसेंटल डिलीवरिंग फेज, एपिजियोटॉमी गिवन फेज और डी नन ऑफ दी अबव। तो जो एपिजियोटॉमी गिवन फेज है तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में दी जाती है, प्लेसेंटल डिलीवरिंग फेज है थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ऑब्जर्वेशन फेज। तो आफ्टर बेबी की डिलीवरी के बाद मदर को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है मदर और न्यूनेट दोनों के लिए कि किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशनल फेज। नेक्स्ट इज कोलाज्मा विल अपीयर्स ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो कोलाज्मा और जिसको मेलाज्मा कहा जाता है तो ये बॉडी के किस पार्ट में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है लिम्ब, एब्डोमेन, चीक्स एंड नोज और डी ब्रेस्ट एंड निपल्स। तो कोलाज्मा, मेलाज्मा और प्रेगनेंसी फेस मास्क। प्रेगनेंसी के टाइम पर नोज और चीक्स, चिन और फोरहेड में कुछ ऐसे स्पॉट जैसे देखने को मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? कोलाज्मा और मेलाज्मा, जिनको प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बॉडी के किस पार्ट में देखने को मिलते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका सही आंसर होगा सी, चीक्स एंड नोज। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डेंजर साइन इन द एंटीपार्टम पीरियड। एंटीपार्टम पीरियड में कौन से साइन हैं जो डेंजर हो सकते हैं? दैट मीन्स बिफोर डिलीवरी के कौन से साइन हैं जो डेंजर साइन हो सकते हैं? ऑप्शन है वेजाइनल ब्लीडिंग, लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड विजन और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि इंट्रापार्टम पीरियड की बात की जाती तो एमनियोटिक फ्लूइड का लीक होना, वेजाइनल ब्लीडिंग नॉर्मल माना जाता, बट यहाँ पर बात की जा रही है एंटीपार्टम पीरियड की, बिफोर लेबर पेन आने के। यदि एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने लगे, ब्लड विजन और वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही हो तो ये किस में आएंगे? एंटीपार्टम पीरियड के डेंजर साइन है जो कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एक्लैम्प्टिक सीजर
एट प्रेजेंट विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्स एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जिसको एक्लेम्प्टिक सीजर्स आ रहे हों, मीन्स प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एक्लेम्सिया, और साथ में उसको सीजर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन है मेंटेन पेटेंट एयरवे, एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट, स्टार्ट द आईवी फ्लूइड, डी है यहाँ पर होल्ड द पेशेंट टाइट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी आपकी एज अ नर्स, यदि किसी क्लाइंट को आपके एक्लेम्प्टिक सीजर्स आ रहे हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी पेशेंट का एयरवे क्लियर करना, मेंटेन करके रखना उसको। देन आफ्टर उसको आप आईवी फ्लूइड और अदर मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, मेंटेन द पेशेंट एयरवे। नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। इनमें से कौन सा आईजी है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन है IgA, IgG, IgM और IgE। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में वो है IgA। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। तो एंडोमेट्रियम है जो कंसेप्शन के बाद उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन है मायोमेट्रियम, प्रोमेट्रियम, डेसिडिया और डी नन ऑफ द अबव। तो जो एंडोमेट्रियम है उसको कंसेप्शन के बाद जो नाम यूज़ किया जाता है, टर्म यूज़ किया जाता है, वो क्या है? डेसिडुआ। नेक्स्ट है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब है यहाँ पर प्रेगनेंसी में सीवियर वॉमिटिंग का होना, नॉजिया वॉमिटिंग का होना। एमेसिस का मतलब यहाँ पर क्या है? वॉमिटिंग। हाइपर का मतलब ज़्यादा, ग्रेविडेरम का मतलब प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग नॉजिया का होना वो क्या कहलाता है? हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। तो किस हार्मोन के कारण हो सकती हैं? ऑप्शन है रिलैक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और डी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, दैट मीन्स HCG हार्मोन। तो जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट इज नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इज। तो आपको नॉर्मल वेट पूछा है प्लेसेंटा का एट टर्म में कितना होगा? ऑप्शन है 600 ग्राम, 900 ग्राम, 1/4 ऑफ द बेबी वेट, 1/6 ऑफ द बेबी वेट। तो नॉर्मल वेट है जो प्लेसेंटा का कंसीडर किया गया है टर्म, आई थिंक 500 ग्राम होता है, बट यहाँ पर पूछा है कि ऑप्शन नहीं है 500 ग्राम, तो इसका सही आंसर क्या मार्क करेंगे आप? 1/6 ऑफ द बेबी वेट। और आपको यदि 500 ग्राम होता भी है और ऑप्शन में आपके 1/6 ऑफ द बेबी वेट आता है तो आपको ऑप्शन यही मार्क करना होगा, तभी आपका आंसर है जो सही माना जाएगा। बेबी के वेट के 6वें पार्ट पे कितना होगा प्लेसेंटा का वेट? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी 1/6 ऑफ द बेबी वेट। नेक्स्ट इज द मिल्क सीक्रेटेड 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज। बेबी की डिलीवरी के 2 वीक बाद है जो मिल्क सीक्रेट होता है वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है मैच्योर मिल्क, फोर मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क और डी है यहाँ पर कोलेस्ट्रम। तो जो कोलेस्ट्रम है तो ये तो आफ्टर डिलीवरी के बाद सीक्रेट होने लगता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी ट्रांजिशनल मिल्क। ये देखिए यहाँ पर मैच्योर मिल्क कब सीक्रेट होता है? फ्रॉम 14th डे, 14 दिन के और बाद में। बट जो ट्रांजिशनल मिल्क है 5वें दिन से लेके या फिर 10वें से 14वें दिन तक, वो फर्स्ट 2 और 3 डेज है जो कोलेस्ट्रम होता है जो कि येलो कलर का होता है। तो इस तरीके से मिल्क है जो सीक्रेट होते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन है द पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स सीक्रेशन ऑफ मिल्केज। यहाँ पर सीक्रेशन पूछा है, प्रोडक्शन नहीं पूछा है मिल्क का। ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मैटरनल हेल्थ का उसमें मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।